फिल्म धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। पिछले 5 दिनों में 600 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन है। ऐसे में मूवी के साथ कंट्रोवर्सी भी जुड़ गई है। कंट्रोवर्सी क्या है? कल अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ मूवी इसलिए बनाई जा रही है कि उनसे दूसरी पार्टियों को बदनाम कर सके, लेकिन कोई परवाह नहीं कर रहे हैं और फिर पैसा देकर के फिल्में बना रहे हैं आप लोग दूसरे दलों को बदनाम करने के लिए। लेकिन ये तंज किसके लिए था? ये तंज इनडायरेक्ट वे में धुरंधर पर था, धुरंधर 2 पर और उनके स्टार कास्ट पर। लेकिन धुरंधर 2 में ऐसा क्या है जिसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि दूसरी पार्टियों को बदनाम किया जा रहा है? क्योंकि धुरंधर में कुछ 3-4 सीन हैं, वो सीन हूबहू मैच करते हैं इनकी पार्टी के एक नेता से, और वो नाम है अतीक अहमद। अतीक अहमद के कैरेक्टर को ही एक तरह से दिखाया गया है और उसमें नाम जो रखा गया वो नाम रखा गया है अतीफ अहमद। आप स्टार्ट में शुरुआत में डिस्क्लेमर दे देते हो कि इसका कोई लेना देना नहीं है हकीकत से, ये पूरी मूवी जो है फिक्शनल मूवी है। ऐसे में आप एक डिस्क्लेमर देकर तो बच जाते हो और उसके आड़ में आप सीन तो दिखाते हो, लेकिन सीन जो है वो हूबहू मैच करती है अतीक अहमद की जिस तरह से हत्या हुई, अतीक अहमद जिस तरह से रहता है और अतीक अहमद जिस एरिया में रहता है उसी से सीन शुरू होता है। तो क्या इस मूवी में जो जो चीज़ें दिखाई गई हैं, मतलब अतीफ अहमद के बारे में, जो अतीक अहमद को कंपेयर करके कि वो ड्रग लॉर्ड था, एक तरह से ड्रग्स की सप्लाई करता था, ड्रग्स की स्मगलिंग करता था, उसका पाकिस्तान के आईएसआई से कनेक्शन था, उसका वहाँ के जो आतंकी संगठन है लश्कर-ए-तोयबा उससे कनेक्शन था। तो क्या सच में जो अतीक अहमद थे उनका इन सब चीज़ों से कनेक्शन था? जो मूवी में 3-4 सीन दिखाए गए हैं अतीफ अहमद के बारे में, क्या वो अतीक अहमद से मैच करते हैं? क्या ये दोनों सेम है या दोनों अलग है? हम फैक्चुअली चेक करेंगे, पिक्चर के जो सीन है उसको कंपेयर करेंगे, क्या सच में अतीक अहमद ही है वो या सच में फिक्शनल स्टोरी है? क्योंकि हर किसी को ये जवाब जानना है, क्या सच में जो मूवी में दिखाया गया कैरेक्टर है अतीफ अहमद का वो अतीक अहमद है? तो हम जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में, फैक्ट्स के साथ बात करेंगे। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। इलाहाबाद का चकिया, अब आपको पता ही होगा कि चकिया के रहने वाले अतीक अहमद है और अतीक अहमद की मौत की वीडियो तो सब लोग ने लाइव देखी टीवी पर कि कैसे कुछ आरोपी आते हैं और पुलिस जो है उन्हें कस्टडी में अपने पास रखती है और मेडिकल कराने लेकर जाती है। मेडिकल कराने लेके जाती है और जब उन्हें वापस से लेकर जाया जाता है हवालात, तब रास्ते में कुछ लोग जो है मीडियाकर्मी बनकर आते हैं आरोपी और अतीक अहमद को गोली मार देते हैं। वो पिक्चर जो है हर किसी के मन में विजुअलाइज है, हर कोई वो सीन जो है वो भूल नहीं पा रहा। ऐसे में धुरंधर 2 में कुछ सीन जो है उन्हीं सीन से मैच कर रहे हैं और हूबहू मैच कर रहे हैं, मतलब उसमें कोई देख के एक बार में देखकर कोई भी समझ जाएगा। लेकिन उन्होंने शुरुआत में डिस्क्लेमर दे दिया है कि इसका कोई लेना देना नहीं है, ये पूरी स्टोरी फिक्शनल है, किसी रियल कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, फिक्शनल स्टोरी है। लेकिन उनके ये फिक्शनल बोलने से फिक्शनल हो तो नहीं जाता। अगर कोई चीज़ मैच कर रही है, हर किसी को लग रहा है कि वो मैच कर रही, तो उसमें फैक्ट्स ढूंढना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अखिलेश यादव ने आरोप लगा चुके हैं कि मूवी जो है प्रोपागेंडा है और कुछ जो हिस्से हैं वो जानबूझकर ऐसे बनाए जा रहे हैं मूवीज़ में कि जिससे दूसरी पार्टी बदनाम हो सके। तो ऐसे में हम जानेंगे अतीक अहमद के बारे में और जो पिक्चर में अतीफ अहमद है उसके बारे में। दोनों के कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि फैक्ट्स क्या है। तो पहला जो सीन है, सबसे फर्स्ट सीन से हम बात करेंगे कि चकिया का एक इलाका दिखाया जाता है, ड्रोन शॉट दिखाया जाता है और बताया जाता है कि वहाँ का ड्रग लॉर्ड है, ड्रग का बहुत बड़ा तस्कर है और हर कोई इलाहाबाद में, और नाम भी बाकायदा बताया जाता है इलाहाबाद में, और उसमें जो शख्स है वो साफ़ा पहना है, सेम अतीक अहमद जैसा साफ़े पहनता है वैसा ही साफ़ा पहना और उसका नाम भी लिख के आता है। लेकिन वो एक वर्ड चेंज कर देते हैं, यहाँ नाम है अतीक अहमद रियल कैरेक्टर का और जो फिक्शनल कैरेक्टर है उसका नाम है अतीफ अहमद। लेकिन आप जो वेशभूषा देखेंगे और जो बॉडी लैंग्वेज देखेंगे और जो पूरी पिक्चर में कैरेक्टर दोनों का मैच करेंगे तो सेम टू सेम लगता है कि मैच ही है। अब ऐसे में उसमें दिखाया गया कि वो किसी के पास मिलने नहीं जाता, लोग उसके पास मिलने आते हैं। किस लिए? ड्रग्स की तस्करी के लिए, अफीम के लिए, फिर हशीश के लिए, टॉर्च पाउडर के लिए और ड्रग्स के लिए मेनली वो चकिया आते हैं। और इलाहाबाद में चकिया इलाका है, बड़ा फेमस है, जहाँ अतीक अहमद भी रहते थे और उसी एरिया में अतीक अहमद का बड़ा दबदबा था उस समय में। अब ऐसे में वो शुरुआत में ही दिखाया जाता है कि वो ड्रग्स के बहुत बड़े नेक्सस में थे और ड्रग्स की सप्लाई करते थे और ड्रग्स के बड़े बड़े स्मगलरों के साथ जुड़े थे जिनका कनेक्शन पाकिस्तान, आईएसआई और तमाम जो विदेशी गैंग्स हैं उनके साथ जोड़ा गया है उनका नाम। तो ऐसे में देखना था कि क्या सच में अतीक अहमद पर
कोई ड्रग का चार्जेस था, कोई ड्रग के केस थे। तो हम पुलिस के रिकॉर्ड खंगाल रहे थे तो उसमें पता चला कि कोई ऐसे सीरियस क्राइम ड्रग्स को लेकर नहीं थे कि ड्रग्स की स्मगलिंग करता था एनडीपीएस एक्ट, और हमें कुछ मिला नहीं इस केस में। तो ये फैक्ट्स तो मुझे नहीं लगता कि कहीं खरा उतर रहा है कि अतीक अहमद कोई ड्रग सप्लाई करता था और ड्रग्स के उसके ऊपर केस थे। तो ये फैक्ट्स तो अभी तक क्लियर नहीं है और इस पर ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना मैंने इसके बारे में रिसर्च किया तो अतीक अहमद पर ड्रग्स को लेकर, सप्लाई को लेकर कोई बड़ा केस नहीं था। अब जो दूसरा सीन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरे सीन में जो यूपी के डीजीपी दिखाए गए हैं संजय कुमार, और ये किरदार भी हूबहू मैच करता है पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार से। अब प्रशांत कुमार, और ये देखिए फोटो देखिए, आप देख के समझ जाएंगे कि एकदम मैच हो रहा है और लग रहा है, कोई भी देखकर बोल देगा कि ये जो दिखाया गया यूपी के डीजीपी संजय कुमार, इनका कैरेक्टर पूरा मैच हो रहा है पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार से। अब उन्हीं की तरह दोनों दिखते हैं। इस सीन में क्या दिखाया है कि यूपी पुलिस को पहली बार पता चलता है अतीफ अहमद के पाकिस्तानी कनेक्शन के बारे में। अब जैसे ही पाकिस्तान के कनेक्शन के बारे में पता चलता है, अब इनके गैंग पर कार्रवाई जो है, यूपी डीजीपी संजय कुमार जो है बोलते हैं इन पे कार्रवाई करो, और अतीफ अहमद और उसके भाई को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिल्म में जो दावा है कि 2016 में नोटबंदी हुई। अब नोटबंदी में आईएसआई, अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम की कमर तोड़ना था। अब ऐसे में नोटबंदी के समय में जो इन लोगों का चेहरा बेनकाब करना था, उसमें जो मास्टर प्लान ये था कि इनसे जुड़े लोग जो थे उन लोगों को अरेस्ट करना था। और ऐसे ही दिखाया गया कि अतीक अहमद और उसके भाई को भी अरेस्ट किया गया और एक तरह से अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ दी गई। लेकिन क्या सच में अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ दी गई थी, और क्या सच में जो है उन अतीक अहमद और उसके भाई को अरेस्ट करने के बाद जो है वो पूरा सिंडिकेट जो है बंद हो गया? अब हम उसकी फैक्ट्स की बात करते हैं। अतीक अहमद को उमेश पाल हत्याकांड के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, और उससे जब इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछा जा रहा था तो पता चला कि अतीक अहमद की जो कनेक्शन था वो पाकिस्तान से था। ये बात तो सच है, पाकिस्तान से कनेक्शन था, और उसने ये बात कही भी थी कि हथियार की तस्करी जो हो रही थी, अब ये हथियार की तस्करी कहाँ से हो रही थी, जो इसके पास, अतीक अहमद के पास हथियार थे, वो कहाँ से आ रहे थे। अब उमेश पाल हत्याकांड की जांच जो है यूपी एसटीएफ कर रहा था। यूपी एसटीएफ ने देखा कि ये कनेक्शन तो बहुत बड़ा होता जा रहा है, इसमें तो गन्स जो है पाकिस्तान से आ रहे हैं, एम्यूनेशन जो है पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो इसमें एटीएस भी इन्वॉल्व हो गया, एंटी टेररिज्म स्क्वाड यूपी का। अब एटीएस और एसटीएफ दोनों मिलकर जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, और जुलाई 13, 2023 की बात कर रहा हूँ, सीजीएम कोर्ट में पुलिस जो है, यूपी पुलिस एसटीएफ जो है चार्जशीट फाइल करती है। अब उस चार्जशीट में क्या था? उस चार्जशीट में अतीक अहमद का कबूलनामा था, और सबूत के आधार पर बताया गया कि अतीक अहमद की गैंग जो IS 2027 है उसका आईएसआई कनेक्शन था, आईएसआई के साथ कनेक्शन था। और यूपी चार्जशीट में ये भी बताया गया कि जो गन्स हैं ये पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान बॉर्डर से पंजाब में मंगा रहे, तो पंजाब से ये इसे इलाहाबाद में ला रहे थे। तो ये सब चीज़ें पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताई, और पहली बार ये फैक्ट्स जो है ऑन पेपर सामने आए कि पाकिस्तान से कहीं ना कहीं अतीफ अहमद का जो कनेक्शन था। और उस अतीफ अहमद के कैरेक्टर को जिस तरह से दिखाया गया और रियल कैरेक्टर जो अतीक अहमद है, तो ये फैक्ट्स तो बिल्कुल पता चल रहे हैं कि दोनों के कनेक्शन थे। पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से, पुलिस ने जो चार्जशीट दी थी उसके हिसाब से अतीक अहमद के आईएसआई से कनेक्शन थे, और अतीक अहमद जो है वेपन्स जो है वो मंगा रहा था पाकिस्तान से। तो ये दो चीज़ जो थी, जो कैरेक्टर को और हम इस मूवी कैरेक्टर को और अगर अतीक अहमद के कैरेक्टर को मैच कर रहे हैं, तो यहाँ ये फैक्ट्स मैच हो रहे हैं कि हाँ कनेक्शन था। अब फिल्म में दावा किया कि नोटबंदी से पहले एनएसए अजीत डोभाल ने यूपी डीजीपी, यानी मूवी में जो दिखाया गया है, यूपी डीजीपी को फ़ोन करके, संजय कुमार जो डीजीपी बताए गए हैं उसमें, उन्हें फ़ोन करके बोला गया कि इसे अरेस्ट करो, अतीक अहमद और उसके भाई को, इसका कनेक्शन पाकिस्तान और आईएसआई से। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या उस समय पे जो संजय कुमार है उर्फ प्रशांत कुमार जो एक्स डीजीपी थे, क्या उन दोनों के कैरेक्टर थे उस समय पे? क्या डोभाल ने उन्हें फ़ोन किया था? तो एक बार फैक्ट चेक करते हैं। नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई, उस समय पे यूपी के डीजीपी संजय कुमार, जो प्रशांत कुमार है वो थे ही नहीं। प्रशांत कुमार का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं संजय कुमार, तो थे ही नहीं। मतलब उस समय कौन थे यूपी डीजीपी? सैयद जावेद अहमद, और 1 जनवरी 2016 को वो डीजीपी बने थे, और जिसके बाद फिर नवंबर में आपको पता है नोटबंदी आई, नोटबंदी तक वो डीजीपी थी। तो ऐसे में ये फैक्ट तो सरासर गलत है कि
अजीत डोभाल ने उस समय पे डीजीपी प्रशांत कुमार को यानी डीजीपी संजय कुमार को फ़ोन किया था और बोला था कि इन्हें अरेस्ट करो। तो ये फैक्ट तो सरासर गलत है, क्योंकि उस समय पे डीजीपी जो थे वो सैयद जावेद अहमद थे। अब फिल्म में डीजीपी संजय कुमार पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार दिखाए गए, और मतलब पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार से उनका कैरेक्टर मैच कर रहा है। वो 1990 बैच के हैं और वो जब 2016 में वो डीजीपी थे भी नहीं। इनको पद जो मिला है वो फरवरी 2024 को मिला है और ये मई 2025 में रिटायर हो गए थे। तो जो मूवी में जो फैक्ट दिखाए गए वो फैक्ट सरासर गलत है और वो फैक्ट तो मैच नहीं होते। और वैसे हम ये कंपैरिजन इसलिए करें कि लोगों को हकीकत पता चले। हम नहीं बोल रहे, क्योंकि स्टार्टिंग मूवी के शुरुआत में ही बोला गया है कि ये सब फिक्शनल है, फिर भी अगर लोग उसे कंपेयर कर रहे हैं तो हम भी कंपेयर करके देख रहे हैं कि क्या सच में मैच हो रहा है। अब फिल्म में दावा किया है कि अतीक अहमद का जो कनेक्शन है वो आईएसआई से है और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा से है। नेपाल पंजाब के ज़रिए वो जो है वेपन्स, अवैध वेपन्स जो हैं वो भारत लाते थे और उन्हें अपने पास प्रयागराज और इलाहाबाद में रख रहे थे। इलाहाबाद का पहला, प्रयागराज का पहले नाम इलाहाबाद था, तो इसलिए मैं बार बार इलाहाबाद कह रहा हूँ। अब सच्चाई क्या है? यूपी पुलिस ने दावा किया था कि मौत से पहले प्रयागराज में जब वो कस्टडी में थे और शाहगंज थाने में, तो उनसे पूछताछ की गई थी। तो अतीक अहमद ने पुलिस कस्टडी में ये कबूला था कि वो आईएसआई से कनेक्टेड है और लश्कर-ए-तोयबा से कनेक्टेड है और उनसे ही वो वेपन्स मंगवाते हैं भारत। और उनके भाई को वो अड्डा भी पता है कहाँ वेपन्स रखे गए हैं और उन्हें वो जगह भी पता है वेपन्स कहाँ रखे गए, लेकिन वहाँ कोई मकान नंबर नहीं है। तो उन्होंने जहाँ वेपन छुपाया है वो जगह वो चल कर दिखाएंगे आपको और उनके भाई को पता है। तो ऐसे में फिर दावे के मुताबिक जो जगह बताई गई थी पुलिस उन्हें लेके जाती है। अब उन्होंने बताया कि मेरे पास हथियारों का ज़खीरा है, मेरे पास हथियारों की कमी नहीं है, मेरे सीधे कनेक्शन आईएसआई, एलईटी पाकिस्तान से है और ड्रोन के ज़रिए हम पाकिस्तान से पंजाब बॉर्डर में वो ड्रोन के ज़रिए हम हथियार मंगाते हैं और हथियारों की सप्लाई कौन कर रहा है? आईएसआई कर रहे हैं और आईएसआई की कुछ एजेंट्स जो यहाँ मौजूद है वो हम तक बंदूक ला कर दे रहे हैं। अब ऐसे में मेरा भाई अशरफ जो है बाकी जगहों के बारे में जानता है। ये खुद अतीक अहमद ने अपने बयान में कहा था, पुलिस के हिसाब से जो कबूलनामा था उसमें। अब ऐसे में होता क्या है, अतीक ने पुलिस को बताया था, अब वो उन जगहों पर लेकर जाते हैं रेकी के लिए और बताया जाता है कि बताओ कहाँ है। अब जैसे ही उन जगहों पर लेके जाते हैं तो वहाँ बहुत सारा गोला बारूद मिलता है और कुछ बुलेट्स मिलते हैं जिन पर पाकिस्तानी नंबर्स होते हैं और उससे पहचान हो जाती है कि ये जो खोखे हैं ये पाकिस्तान की आर्म्स फैक्ट्री में बन रहे हैं और उस पर उसका ठप्पा है। तो इससे एक कनेक्शन मिल जाता है कि ये पाकिस्तान से जुड़े थे। अब इन सब चीज़ों के बाद उनका मेडिकल कराने लेकर जाया जाता है। मेडिकल कराने के बाद वो पुलिस और मीडिया से बातचीत करते हैं और जैसे आपने रियल वाला भी देखा होगा, अतीक अहमद का जब हत्या होती है अतीक अहमद की, तो वो मीडिया से बात करते रहते हैं और वो मीडिया से बात करते हुए बताते भी हैं कि वो गुड्डू मुस्लिम है। वो गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ कहने वाले होते, तब तक 2-3 शूटर आते और उन्हें गोली मार देते, सर पर गोली मारते, दोनों भाई को गोली मारकर वहीं ढेर कर देते। ऐसे में पुलिस कुछ समझ पाती, तब तक अतीक अहमद की जो है मौत हो जाती है। और ये जो दावा था ये कभी दावा प्रूफ तो नहीं हो पाया आईएसआई कनेक्शन, क्योंकि अतीक अहमद मर गया। अब कोर्ट में केस चलेगा, कोर्ट में दावा प्रूफ करना होगा। और अतीक अहमद का कबूलनामा पुलिस कस्टडी में कितना सही था कितना गलत वो आपको भी पता है कि पुलिस कस्टडी में दिया हुआ कबूलनामा कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता। अगर वो कोर्ट में जाकर अपना कबूलनामा पलट भी सकता है, बोल सकता है कि मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं था, पुलिस ने दबाव में ये कबूलनामा मुझे करवाया था। तो ऐसे में वो कबूलनामा कितना सच का था कितना झूठ था इस पर तो पुलिस ही फैक्ट्स के साथ बता पाएगी। लेकिन हाल फिलहाल में जो पुलिस ने जो उनके कबूलनामे के आधार पर चीज़ें बताई वो मैंने आप तक शेयर की। अब सीन 3 है, थर्ड सीन, अब ये लास्ट सीन है। पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद है और उसका भाई भी है और दोनों जा रहे हैं। और 15 अप्रैल 2023 की रात 10:30 बजे आपने देखा था पुलिस कस्टडी में मीडिया कवरेज के सामने अतीक अहमद का मर्डर कर दिया जाता है। हमलावर पत्रकार बनकर आते हैं और वैसा ही सेम सिचुएशन दिखाया गया। ये दोनों भी जा रहे हैं पुलिस कस्टडी में और अब अतीक अहमद जो है पुलिस कस्टडी में थे और वो जब वैन में बैठने जा रहे थे कि उनको मेडिकल के लिए लेके जाया गया था, रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए। अब ऐसे में जब उन्हें वैन में बिठाने लेकर जाया जा रहा था तब तक पत्रकार उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे और वो कह रहे थे कि मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम, जब तक उन्होंने गुड्डू मुस्लिम बोला तब तक शूटर्स आए, उन्होंने गोली मार दी। और सेम सीन दिखाया गया है कि उनके सर पर गोली लगती है और उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसे में जो बताया जा रहा है कि फिल्म में दावा किया जा रहा है कि इनका कनेक्शन जो था पाकिस्तान के साथ और उनके साथ उठना बैठना था। ऐसे में एक और सीन दिखाया गया
अभी उनको जब गोली लग रहा है तो पाकिस्तान में बैठ के जो इलियास कश्मीरी है आईएसआई का एजेंट, और उसे मूवी में मेजर इकबाल दिखाया गया है जो कि अर्जुन रामपाल उसका रोल प्ले कर रहे हैं, वो अतीक की मौत का लाइव वीडियो देखकर बहुत अफसोस में है कि उसका पूरा प्लानिंग फेल हो गया। लेकिन क्या सच में जब अतीक अहमद की हत्या हुई थी तो उस वक्त इलियास कश्मीरी जिंदा था? तो उसकी फैक्ट पे बात करें तो इलियास कश्मीरी की तो 2001 में ही मौत हो गई थी, 3 जून 2001। और मैंने इलियास कश्मीरी पर एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, लास्ट के वीडियो के एंड पर मैं उसका लिंक लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो उसकी तो मौत 3 जून 2001 में ही 2011 में ही हो गई थी। और ऐसे में ये फैक्ट अतीक अहमद को गोली लगने वाला जो कि 2023 में हुआ है, तो बिल्कुल भी मैच नहीं खाता कि उस समय पे इलियास कश्मीरी जो था जिंदा था। इलियास कश्मीरी तो बहुत पहले ही मिल गया था। तो ये भी फैक्ट जो है एक तरह से गलत दिखाए गए हैं अगर ये अतीक अहमद से जोड़ा जा रहा है तो। लेकिन मैंने शुरुआत में ही कहा कि मूवी के शुरुआत में ही कह दिया गया है कि ये मूवी जो है वो फिक्शनल है, कोई कैरेक्टर किसी से मैच नहीं करता और इसमें किसी का हाथ नहीं है। अतीक के मौत से पहले देखिए अब जांच में क्या कुछ निकल कर आया था। सबसे मेन सवाल था कि क्या सच में आईएसआई से, क्योंकि हर चीज़ों पर तो हमने बात कर ली, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था जो मैंने रिसर्च की तो मैंने पाया कि क्या अतीक अहमद का सच में आईएसआई और पाकिस्तान से कनेक्शन था। तो एक लिंक निकल कर आया जिसके फैक्ट्स भी मौजूद हैं। अब अतीक अहमद की मौत से पहले यूपी एसटीएफ और यूपी एसटीएफ के साथ रॉ जो है वो जॉइंट ऑपरेशन चला रही थी। उन्हें एक आतंकी के बारे में पता चला था जिसका नाम था जिशान कमर, और सितंबर 2021 में जिशान कमर नाम के आतंकी को है गिरफ्तार किया गया तो उसका सीधा कनेक्शन निकला अतीक अहमद के भाई से। अब अतीक अहमद के भाई से कैसे? क्योंकि इसका पासपोर्ट बनना था और इसकी पासपोर्ट इसे जल्दी चाहिए था, तो इसलिए अतीक अहमद के भाई ने बाकायदा पासपोर्ट ऑफिस को एक लेटर लिखा था कि ये बंदा मेरे यहाँ काम करता है, इसको पासपोर्ट जल्दी मुहैया कराइए। देखिए अपने लेटर हेड पे इसने लिखा है। और जब पुलिस ने इसे अरेस्ट किया तो इसने बताया कि मैं प्रयागराज आया था और प्रयागराज में मेरे अतीक अहमद के भाई से कनेक्शन थे, और यही आतंकी है जिसने जहाँ कसाब को ट्रेनिंग दिया गया था, जिस ट्रेनिंग कैंप में पाकिस्तान में, उसी ट्रेनिंग कैंप में इसने भी ट्रेनिंग ली थी। तो पुलिस ने जब पुलिस यूपी एसटीएफ और रॉ ने जब इससे पूछताछ की तो इसने ये सब चीज़ें बताई। और ये देखिए उस टाइम का लेटर है जो अतीक अहमद के भाई ने यानी अशरफ ने जो पासपोर्ट ऑफिस को दिया था जिशान के लिए कि ये हमारे यहाँ काम करता है, इसको जल्दी पासपोर्ट दिया जाए। तो यहाँ से कनेक्शंस तो थे, इससे कोई मुकर नहीं सकता कि अतीक अहमद के कनेक्शन जो थे अतीक अहमद के भाई के, वो पाकिस्तानी जो आतंकी हैं उनसे थे और आईएसआई से थे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो यूपी पुलिस ने जो रखे थे उनसे ये साफ तौर पर पता चलता है कि कनेक्शंस तो थे, लेकिन बाकी जो सीन्स दिखाए गए हैं वो सीन्स मैच नहीं करते। जैसे प्रशांत डीजीपी वाली बातचीत, फिर जो ड्रग लॉर्ड वाला सिचुएशन दिखाया कि ड्रग तस्करी कर रहे थे, फिर नोटबंदी वाली जो बात है, उन सब में कहीं भी जो फैक्ट्स हैं वो मैच नहीं हो रहे। बस एक फैक्ट्स जो है जो कनेक्शन वाली बात है वो थोड़ी बहुत मैच हो रही है, लेकिन वो भी टाइमलाइन मैच नहीं हो रहा है। इसमें जो टाइमलाइन बताया गया वो टाइमलाइन मैच नहीं हो रही है। तो ऐसे में ये मूवी प्रोपागेंडा है या फिक्शनल है या आप कह लीजिए बस मनोरंजन का स्रोत है, क्योंकि मूवीज़ को अक्सर हम एंटरटेनमेंट के तौर पर ही देखते हैं और मूवी से ऐसा कुछ सीखने लायक मिलता नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं कि मूवी है बस एंटरटेनमेंट के लिए देखो और वापस आ जाओ। और इसी की वजह से जो धुरंधर 2 भी है वो बहुत पैसा कमा रही है, क्योंकि एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है। मतलब अगर आप बैठ गए तो आप 3 घंटे सीट से नहीं उठोगे, क्योंकि मूवी में इतना ज़्यादा आप देख सकते हो कि इतना ज़्यादा एडवेंचर है। पूरी मूवी ऐसा है ज़बरदस्त एक्शन फिल्म है। और तो धुरंधर 1 भी आपने देखी होगी कि धुरंधर 1 ने बॉक्स ऑफिस को कैसा हिट किया, और धुरंधर 2 भी अब बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी हिट कर रही है, और दोनों ही मूवी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। लेकिन इसके बाद अब पॉलिटिशियंस के प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गई। एक बार अखिलेश यादव को सुनते हैं कि कोई परवाह नहीं कर रहे हैं, और फिर पैसा देकर के फिल्में बना रहे हैं आप लोग दूसरे दलों को बदनाम करने के लिए। मुझे तो लगता है इन पे ज्यादा पैसा हो गया जो फिल्म इंडस्ट्री तक पैसा पहुंचाया जा रहा है। देखिए अखिलेश यादव तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये मूवी प्रोपेगेंडा है और ये दूसरी पार्टीज़ को जो है बदनाम करने के लिए ये मूवीज़ ऐसी बनाई जा रही है, इसमें पैसा लगाया जा रहा है। और उन्होंने मूवी का नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्ट वे में उन्होंने टारगेट इसी मूवी को किया। और उसके बाद जिन्होंने अतीक अहमद पर किताब लिखी है, अतीक अहमद के जो गोलीबारी हुई थी, अतीक अहमद की जो हत्या हुई थी, उस पर उन्होंने किताब ली है। एक बार उनको सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं मूवी के फैक्ट्स को और जो रियल फैक्ट्स है उसको लेकर ही वो क्या कह रहे हैं। एक बार उनसे सुनते हैं। अतीक अहमद का कैरेक्टर दिखाया है इसमें, वो कितना सही है। और जो चूंकि आप तो पूरी किताब ही लिखी है, आप तो रूबरू हर चीज़ से, तो आप थोड़ा सा
देखिए, ऐसा है कि इट्स अ प्रोसेस। अतीक अहमद 4-5 बार का विधायक है, 1 बार का सांसद है। उसके 1 वोट से मनमोहन सिंह की सरकार भी बची जब परमाणु संधि का मसला सामने आया। अपना दल के सोनेलाल पटेल ने उसको अध्यक्ष भी बनाया। मुलायम सिंह यादव ने भी अतीक अहमद को टिकट दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि लगभग 250 मुकदमे अतीक अहमद पर थे, जिसमें मदरसा कांड से लेकर राजू पाल की हत्या भी शामिल है। उमेश पाल की हत्या के बाद ही जो हुआ है वो हुआ है। ऐसे में इतने लंबे करियर में जब स्लीपर सेल छोटे छोटे शहरों में डिटेक्ट कर लिए जाते हैं, रडार पे आ जाते हैं, मुझे एक बात का आश्चर्य है कि ये रडार पे कैसे नहीं आया। आईबी के, इंटेलिजेंस ब्यूरो के रडार पर कैसे नहीं आया? क्या वो लगातार हथियार की सप्लाई कर रहा था? क्या अतीक अहमद पंजाब में ड्रग सप्लाई करता था, जो पंजाब ड्रग सप्लाई पूरे देश में करता है, जैसा मूवी में भी दिखाया है। ऐसा मूवी में दिखाया गया है? तो क्या अतीक ड्रग्स का भी काम करता था? यह बात ना कभी किसी पुलिस रिपोर्ट में आई, ना इस मुद्दे पर कभी कोई एफआईआर हुई उसके खिलाफ, ना ही अतीक के मरने के बाद जो जांच हुई है उसमें भी ड्रग्स की बात तो कहीं सामने नहीं आई है। और आईएसआई से अगर कोई जुड़ा है तो वो आज तक इंटरसेप्ट कैसे नहीं हुआ? जबकि अतीक की चाहे इंटरनेट कॉलिंग हुई हो या जर्नल कॉलिंग हुई हो, वो सारी इंटरसेप्टेड है, सबकी रिकॉर्डिंग्स रही है पुलिस के पास। ये आईएसआई से बात करते समय कभी आज तक वो इंटरसेप्ट क्यों नहीं हुआ? जबकि रूल की क्या बात है? जो तौर तरीका है आईबी के काम करने का, रॉ के काम करने का, आप क्रॉस बॉर्डर कहीं भी बात करते हैं तो आपकी कॉलिंग जो है वो स्कैनिंग पे रहती है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान नहीं रहते, दुबई नहीं रहते, कतर नहीं रहते, अफगानिस्तान नहीं रहते या बांग्लादेश नहीं रहते। वहां से जब बात होती है तो इसका मतलब सब दोषी नहीं है, लेकिन उनको लोग इंटरसेप्ट जरूर रखते हैं, उन पर स्कैन जरूर रखते हैं कि ये लगातार बात कर रहा है, ये हो रहा है। कभी कोई सोना आता है, कभी कुछ चीज आती है, तो कैसे पकड़े जाते होंगे ये लोग? ऐसे पकड़े जाते होंगे। लेकिन आज तक कभी ये देखने में नहीं आया कि आईबी की किसी रिपोर्ट में 4-5 बार का विधायक और सांसद और उसके बाद लगातार जेल में रहने वाला व्यक्ति आईबी के इंटरसेप्शन में कैसे नहीं आया। सर, ये जो दावे हैं जिस तरीके से मूवी में दिखाया है वो कितने यथार्थ होते हैं, या कितना आपको लगता है, क्योंकि फिर चाहे आईबी जिस तरीके से आईएसआई से कनेक्शन हो, पंजाब में ड्रग सप्लाई का हो, AK-47 सप्लाई का हो, और इसके साथ अन्य चीजें जो दिखाई हैं? देखिए, ऐसा है, अतीक की कदकाठी, अतीक का डायलेक्ट, अतीक की वेशभूषा और अतीक जिस तरीके से मर्डर किया गया है, जिस तरीके से मारा गया है अतीक। आप भी टेलीविजन में, मैंने भी एक लंबे समय टेलीविजन में गुजारा है। मैंने तो आज तक इस तरीके का प्लान मर्डर देखा ही नहीं है। जिन लोगों के हाथ में 90 रुपए नहीं है समोसा खाने के लिए, भुजा खाने के लिए, वो 9.5 लाख की जिगाना से मार रहे थे उसको। कैसे आई होगी उसके पास? ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? वो जो सीन क्रिएट है, ऐसा अफगानिस्तान में पंजशीर के लॉयन ऑफ पंजशीर कहलाते थे अहमद शाह का मर्डर ऐसे ही मीडिया का, नकली मीडिया बन के किया गया था, और इन लड़कों को ट्रेनिंग के दौरान वो वीडियो दिखाया गया था। उसी वीडियो को देखकर ही उनको नकली मीडिया वाला बनाया गया और इस तरीके से अतीक का मर्डर किया गया। लेकिन कभी ये बात आई नहीं। अब अतीक की वेशभूषा, उसकी भाषा, उसका गाली गलौज करना, एक सेंटेंस में 5 गाली, और ये मर्डर का जो ग्रेंजर है वो किसी फिल्म वाले को सूट करता है। एक तो हो गई कैरेक्टर का सूट करना, ठीक है। इतनी बड़ी घटना कभी नहीं हुई है जो पूरे देश के जहन में है। मैंने दुबई तक गया हूं, लंदन से मेरे पास फोन आए, नॉर्वे से फोन मेरे पास आए हैं किताब को लेके, और उन्होंने ये बात बताई कि हाँ उन्होंने वो मर्डर देखा है। और मेरा भी स्टोरी आइडिया, जब मैंने किताब के लिए पब्लिशर से बात की थी तब भी उन्होंने यही कहा, मेरा यही आइडिया था कि उसको मारा जिस तरीके से गया, ऐसा मर्डर कभी नहीं हुआ आज तक। तो ये सारी चीजें देखने के बाद अब समझिए फिल्मोलॉजी किसे कहते हैं। फिल्म सिर्फ शिक्षा देने का माध्यम नहीं है, एक्चुअली पैसा कमाने का माध्यम भी है। तो आज नहीं, जब से फिल्म इंडस्ट्री बनी है, बॉलीवुड के लिए दिल्ली, यूपी टेरिटरी सबसे अहम होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई भी फिल्म दिल्ली, यूपी टेरिटरी में हिट हो गई है तो आप मान के चलिए कि उसकी ओपनिंग बढ़िया जानी है, वो ब्लॉकबस्टर होनी है। ये सारे समीकरण, दिल्ली, यूपी का टेरिटरी, अतीक की बहुत ग्रेंजर वाली वो घटना,
अतीक का कद, अतीक की भाषा, अतीक का पहनावा उड़ावा, इन सब चीजों को देखते हुए उन्होंने अतीक को उठाया और 2 सीन ले लिए हैं उसके। लेकिन उन 2 सीन में उसको आईएसआई एजेंट बताया है। एक बात जो कभी आईबी या रॉ तो खैर रिपोर्ट कह देगी, लेकिन आईबी की रिपोर्ट में तो कभी नहीं आया, पुलिस की रिपोर्ट में भी ऐसा कभी नहीं आया। एक बात जरूर सुनते हैं कि अतीक पकड़े जाने के बाद जब उसने कसारी मसारी में जाके उमेश पाल का असलहा बरामद कराया अतीक और अशरफ ने, तब एक बात जरूर आती है, हालांकि वो अभी पब्लिक नहीं हुई है, कि अतीक ने कहा है कि हमारे संबंध आईएसआई से, लेकिन ऐसी बात अभी तक कहीं सामने नहीं आई है। लेकिन किसी के आईएसआई से संबंध है, बहुत मोटी बात कर रहा हूं, किसी के आईएसआई से संबंध है, और इतने बड़े डॉन, इतने बड़े माफिया, इतने बड़े विधायक और इतने बड़े सांसद की अगर बात है तो वो आज तक कभी रेडार पे क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपने सुना उनका कहना है कि साफ तौर पर वो ड्रग्स के कभी धंधे में नहीं थे, ड्रग्स का वो काम नहीं करता, तो ये फैक्ट्स जो है बताए गए वो गलत है। और वैसे ही मूवी में उन्होंने शुरुआत में कह दिया है कि ये मूवी फिक्शनल है, तो ऐसे में हम इसे ज़्यादा कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन उसकी आड़ में अगर आप ऐसा नाम दे रहे हो कि ये मूवी फिक्शनल है और उस आड़ में आप किसी के इमेज के बारे में बता रहे हो, तो ऐसे में अगर गलत फैक्ट्स दे रहे हो तो वो भी गलत है। क्योंकि अगर शायद वो पार्टी पावर में ना है और आप उनके लीडर्स के बारे में दिखा रहे हो, अगर वही पार्टी पावर में होती तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स इतनी हिमाकत करते कि किसी पार्टी को इस तरह से नरेट करे, किसी लीडर को इस तरह से नरेट करे और शुरुआत में लिख दे कि डिस्क्लेमर में कि ये तो फिक्शनल मूवी है। ये मुझे नहीं लगता जो करंट रूलिंग पार्टी है उनके खिलाफ ही ऐसा कर पाएंगे, कोई भी मूवी वाले, बिल्कुल भी नहीं, चांस ही नहीं है। तो ये तो कहीं ना कहीं थोड़ी चीज़ें जो है वो साफ तौर पर नज़र आती हैं जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।